गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, शुरू करें अपनी आज की क्लास। सबसे पहले वही रोज वाली बातें। जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप जाते हो प्रोफाइल पे, वहां से बैच चलाते हो, चलते नहीं है, फिर परेशान होते हो। ये ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, इस पर क्लिक करना, एक फाइल दिखेगी आपको प्लस क्लास लिंक नाम से। वहां आपके सारे वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच, उन सबके लिंक्स हैं, वहां से चला लिया करो। ठीक है। दूसरा, जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, आपकी वैलिडिटी 6 मंथ बढ़ जाएगी। 20 दिन का वेट करिए, 20 दिन के अंदर अंदर आपकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है। रिकॉर्डेड बैचेस आप सब बच्चों के एक्टिवेट हो चुके हैं। वो कैसे चलाने हैं वो मैं बहुत सारी क्लासेस में पहले भी बता चुका हूँ। नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे मैंने वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली थी। फिर भी कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया हो और उसको ये ना पता हो कि कैसे मेरे रिकॉर्डेड बैचेस में कैसे देख पाऊंगा वो कैब के प्रैक्टिस के, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो जी, बढ़े आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो तो है ही कि अब इस बैच को बच्चे करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बैच बहुत पुराना हो गया। तो अगर कोई बच्चा है तो आप पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लो या नए बैच का वेट करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तब तक आप वोकैब वगैरह निपटा लो, वोकैब वगैरह निपटा लो और नए बैच का वेट करिए। अगर किसी ने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तब तक वोकैब वगैरह निपटाओ। 25-30 तारीख के बीच में कभी नया बैच आएगा, उसको लगाइएगा। ठीक है। गुरुजी, वीडियोस ऑनलाइन नहीं चलती, डाउनलोड करके चल रही हैं। तो फिर ऑनलाइन नहीं चलती तो अभी कैसे देख रहे हो तुम इसको? है अभिषेक, अभी कैसे देख रहे हो तुम इसको? मनोज, अभी बताया तो है यार, 20 दिन वेट कर लो, वैलिडिटी 6 महीने बढ़ जाएगी। अभी बोला, एक मिनट भी शायद पूरा नहीं हुआ अभी तक। अभिषेक कह रहा रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, पे लाइव चल रहा है। बावले, लाइव चल रहा, लाइव। नहीं मैं तेरे कैसे कमेंट पढ़ रहा होता? हद। छोड़ो यार। सर पैसे जाएंगे 6 मंथ बढ़ाने के लिए? हाँ, 1 करोड़ रुपया लगेगा उसके लिए। अजय, भांग चरस फूक लिए क्या? भाई तुम्हें मुंह लगाना, मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे पूछ लिया, गलती हो गई मालिक, पढ़ ही लेते हैं। कोई बात नहीं अभिषेक, कोई बात नहीं। अगर वो रिकॉर्डेड ही है तो फिर तो डाउनलोड करके देख ले। ठीक है, चलो पढ़ ले। एक से एक है। अजय बच्चे, हंसी बंद हो जाएगी 1 मिनट में। मनोज, ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले भाई, पीडीएफ हो जाएगी डाउनलोड। बताओ अजय, हंसी बंद करके दिखाऊं अभी? बोलो। मुझे पता है ये लड़की है जो भी है। बोलो, अभी बंद करके दिखाऊं क्या? बस अब कमेंट से उंगलियां दूर रख लो तुम। चैप्टर चल रहा था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आइए, फालतू बच्चों को दिमाग से निकालते हुए वापसी पढ़ने पर ध्यान लगाते हैं। सर परसों आप फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाना भूल गए? बिल्कुल नहीं भूले भैया। बाय द टाइम वाले केस में फ्यूचर परफेक्ट पर जो सवाल आता है वो करा दिया गया अंकित। चलो आ जाओ, पढ़ लो।
पढ़ लो, अभी पढ़ाई की क्लास है ये, अपने जो पर्सनल डाउट है ना, इससे क्या हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, अपना व्हाट्सएप पे किया करो। अजय मैंने तुम्हें बोला बच्चे तुम अगला कमेंट मत करो, जी सर ओके सर कुछ मत लिखो, बिल्कुल कमेंट से उंगली दूर कर लो, अगली बार अजय दिखते ही मैं ब्लॉक मारूंगा, साफ सीधी बात एक लाइन में। लायक नहीं हो तुम पढ़ने के, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, गलती कर रहे हैं माँ बाप तुम्हें पैसे लगा के, वेस्ट ही करोगे 100%। चलो आ जाइए, जैसे आपने बहुत बार सेंटेंसेस देखे होंगे, नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आगे कुछ भी लिख सकते हैं, विजिटेड दिस एरिया यस्टरडे या कुछ भी, इनॉग्रेटेड दिस स्कीम, ऐसे आगे कुछ भी लिख दें, है ना, विजिटेड नेपाल यस्टरडे मान लो, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको मैं इसको तोड़ने को कह दूं तो नरेंद्र मोदी को तो आपने सब्जेक्ट कह दिया, ठीक, विजिटेड वर्ब हो गई, नेपाल ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब मैं अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये तो खुद भी नाउन होता है, ये प्राइम मिनिस्टर शब्द भी तो नाउन है, ये दो नाउन साथ में कैसे आ रहे हैं? हाँ जी, इसको बोलते हैं बच्चे केस इन अपोजिशन, कह सकते हो कि एडजेक्टिव जैसा काम करता है, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव याद है आपको, जैसे सॉरी पजेसिव केस ऑफ नाउन, राहुल्स हाउस, राहुल्स कार, तो वो नाउन का पजेसिव केस होता है, क्या होता है वो नाउन का पजेसिव केस होता है, नाम नाम का ही नाउन होता है, काम वो एडजेक्टिव वाले कर रहा होता है, कुछ ऐसी बात यहाँ पे, ये प्राइम मिनिस्टर नाम नाम का ही नाउन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन, अपोजिटिव केस, केस इन अपोजिशन। ये जो प्राइम मिनिस्टर शब्द है, ये जो पोस्ट का नाम है, ये नाउन यहाँ पर केस इन अपोजिशन में लिखा हुआ है, केस इन अपोजिशन। इसका मतलब होता है बेसिकली किसी नाउन को डिफाइन करने वाला नाउन, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा राहुल कॉमा माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई, राहुल मेरा भाई, आगे कुछ लिख दिया अपन ने, उसने ये खरीदा ये वो, राहुल माई ब्रदर बॉट या गिफ्टेड मी दिस हाउस या गिफ्टेड मी अ कार, कुछ भी लिख लो। पहले आप नाम लिखते हो, कोई पर्सन लिखते हो, फिर उसके बारे में बताते हो, मिस्टर वर्मा कॉमा और साइंस टीचर। अब कुछ कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है, ऐसे सेंटेंसेस देखे तो हैं, अमन शर्मा आर टीचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी रूड, तो अमन शर्मा सब्जेक्ट हो गया, आर टीचर ऑफ इंग्लिश इसके लिए केस इन अपोजिशन हो गया, मिस्टर वर्मा कॉमा आर साइंस टीचर, या आर साइंस टीचर इसके लिए केस इन अपोजिशन हो गया। बोलो भाई कुछ आ रही बात समझ में? तो वर्ब अगर लगानी हो, अगर वर्ब लगानी हो तो ये प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से लगेगी, नरेंद्र मोदी के हिसाब से, नरेंद्र मोदी के हिसाब से। यानी कई बार क्या होगा कि आपको आगे पॉजिटिव केस में कुछ ऐसी बात लिखी होगी जिससे आप कंफ्यूज हो, देखो कैसे, ये तो सेंटेंसेस है, सोचिए इसमें क्या एरर होगा और क्यों होगा। हाँ जी, मैं मोहन कुमार रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब दिक्कतों के लिए, मैं मोहन कुमार रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब दिक्कतों के लिए। तो अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट, और ये मोहन कुमार क्या है, इसके लिए केस इन अपोजिशन है, यानी वर्ब आई के हिसाब से आएगी, जो कि एम आएगा, सुनने बोलने में चाहे आपको कितना भी अटपटा लगे। तुम, हाँ हाँ तुम अजय वर्मा सिलेक्ट हुए उस पोस्ट के लिए, अब आपको चाहे कितना भी अजीब लगे, ये यू के हिसाब से वर्ब आएगी, है आएगा यहाँ पर। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर आइए, इनमें याद करिए क्या बताया था आपको, इनडेफिनेट प्रोनाउन याद है, इनडेफिनेट प्रोनाउन याद है क्या? ये जो वर्ड होते हैं ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, सम हो गया, चौड़े बन के मतलब ऐसे छाती बाहर निकाल के वहां खड़े हो जाते हैं, हम हैं प्रोनाउन, हम बनेंगे सब्जेक्ट, बस की कुछ नहीं, डिपेंड करता है किसका हाफ, किसका मोस्ट, किसका 50%। अगर काउंटेबल है प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगी, काउंटेबल सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर। कुछ याद आया? तो हाफ से मतलब नहीं, किस चीज का हाफ, क्लास का हाफ काउंटेबल है, क्लास क्लासेस, लेकिन सिंगुलर में लिखा हुआ वर्ब सिंगुलर, किसका स्टूडेंट्स का प्लूरल में लिखा हुआ है वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल का हाफ वर्ब सिंगुलर। बोलो भाई याद आ रहा है? ये कराई हुई बातें हैं सारी, आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं। एक छोटा सा एरर कई बार ये भी आ जाता है, अगर न्यूमिनेटर 1 होगा
तो एस नहीं लगेगा। 1/4, 1/3, 1/5, फिफ्थ नहीं होगा इसमें, यहाँ एस नहीं लगेगा। लेकिन न्यूमिनेटर 1 के अलावा अगर कुछ और हो गया, 2/5, 3/4, 2/7, ऐसे, यहाँ पे एस लगेगा लास्ट में। बोलो, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पर आ जाइए। इन सबको देखिए, कराए हुए हैं पहले आपको। पहले 2 को छोड़ दीजिए, 3 से लेकर 7 तक। पहले 2 को छोड़ दीजिए, 3 से लेकर 7 तक ट्राई करिए। पहले कराई हुई है कॉन्सेप्ट ये सारे आपको। हाँ जी, करें शुरू। 1 और 2 पे भी आ रहे हैं, पहले इनको निपटा देते हैं। बिल्डिंग्स में से एक, हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग्स में से एक को डेमोलिश कर दिया गया। सोसाइटी की बिल्डिंग्स में से एक को, सब्जेक्ट कौन है? 1। तो एक बिल्डिंग ढाई है, तो वर्ब प्लूरल क्यों लगा रहे हो? अमन सर इंडिया के बेस्ट टीचर्स में से एक हैं, लेकिन जल्लाद हैं। लड़कियों को भी ऐसी ऐसी डांट मार देते हैं, बताओ। सुबह सुबह के रो रही होगी अभी। अमन सर सब्जेक्ट हो गए, इज लिंकिंग वर्ब है, 1 सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन है, सिलेक्शन के काम आता है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी। देखो कमेंट कर रही नहीं सर, ढीठ हो इसका मतलब। रोना चाहिए था इतनी बात पे, तो मैं तो मन मन गिलानी में आ रहा था यार, मैंने शायद कुछ ज्यादा डांट दिया आज उस लड़की को। कतई ढीठ हो भाई, खूब चप्पल चप्पल पिटी है लड़की। तो अमन सर इंडिया के बेस्ट टीचर्स में से एक है, और प्रीपोजिशन है, तो यार सिलेक्शन होगा ना, प्लूरल में से एक आएगा। टीचर में से एक कैसे हो सकता है? टीचर्स में से एक होगा ना, 1 ऑफ के बाद तो नॉन प्लूरल आएगा। ये ऑब्वियस बात है। अब इसके लिए अगर चाहो तो तुम किसी से पढ़ोगे, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको 20, 30, 50 रूल लिखवा देंगे। 1 ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। अब ये तुम्हें नहीं लग रहा ऑब्वियस बात है कि प्रीपोजिशन है, सिलेक्शन को दिखाएगा, नाउन प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट 1 हो जाएगा, तो वर्ब सिंगुलर। इसके लिए रूल लिखने की कहां से जरूरत पड़ रही भाई? अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो कोई रूल फूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इस कॉलेज के टीचर्स में से हर एक बहुत वेल एजुकेटेड है, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है। ईच यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हाँ कि ना? ईच इधर नीधर कुछ याद आया? वर्ब उसके हिसाब से सिंगुलर आएगी, यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इज लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाता, तो यहाँ पे टीचर्स भी होगा। सर एक ही सेंटेंस में 2 एरर समझाने के लिए किए, पेपर में किया आएगा। क्लियर हो गया? टीचर्स भी करना और इज भी करना, ये टाइपिंग एरर रह गए हैं। इन क्लासेस का हर एक लड़का प्रिंसिपल की बहुत इज्जत करता है। इन क्लासेस का हर एक लड़का, तो अब यहाँ पे ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन जो सीधा साथ में लिखा हुआ है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब आगे आने वाला नाउन कैसे लिखा जाएगा? सिंगुलर में लिखा जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, रिस्पेक्ट आएगा।
हाँ क्या ना। अब यहाँ पे ईच बॉय इन दिस क्लास या ईच बॉय इन दीज क्लासेस दोनों हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कोई सिलेक्शन विलेक्शन थोड़ी कि यहाँ पे सिंगुलर नहीं आ सकता, यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं। इन क्लासेस का हर एक लड़का या इस क्लास का हर एक लड़का, दिस क्लास भी हो सकता है, दिस क्लासेस भी हो सकता है, उसमें मीनिंग का फर्क आएगा, उससे मतलब इधर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो बात मैंने बोली समझ आई ना भाई, कि वर्ब का लेना देना सब्जेक्ट से है, इससे नहीं है। द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द वीक माने कमजोर लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग। प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। चलो जी, वो जो 1 और 2 नंबर सेंटेंस छोड़ के आए थे उनको भी लपेट देते हैं। मुझे बस तुम इतना बता दो कि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो जो काम को करता है, और वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। काम हो रहा है खिड़कियां तोड़ने का या कुर्सियां तोड़ने का, मुझे बता दो कुर्सियां किसने तोड़ी, मैं उसी के हिसाब से वर्ब लगा दूंगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। तो जिसने कुर्सियां तोड़ी होगी वही सब्जेक्ट होगा और उसी के हिसाब से वर्ब आएगी। कुर्सियां किसने तोड़ी। सर पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा सर। और कंजंक्शन लगी हुई है, या तो राम ने तोड़ी या उसके दोस्तों ने तोड़ी। पता नहीं चल रहा सर। एंड लिखा होता बीच में तो दोनों ने तोड़ी है, इसका मतलब फिर तो वर्ब प्लूरल लगा लेते, बात ही खत्म हो जाती। हाँ कि ना। तो यहाँ ग्रामर तो काम करेगी नहीं, यहाँ तो कन्वेंशन बनाना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट ही आपका क्लियर नहीं है, जब आपका सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है कि कौन है, तो वर्ब किसके हिसाब से लगाएं? फिर तो कन्वेंशन बनाना पड़ेगा। ग्रामर का तो रूल है नहीं है, तो कन्वेंशन का रूल है कि अगर ऐसी कंजंक्शन आती है ऑप्शन देने वाली, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दिया करो। जब अपनी मर्जी से ही लिखनी है, जब अपनी मर्जी से ही लिखनी है, क्योंकि क्लियर तो है नहीं, क्लियर तो है नहीं, तो कम से कम पास वाले के हिसाब से लिख लो, सुनने बोलने में तो अटपटा ना लगे। ये तो नहीं है कि वर्ब सब्जेक्ट साथ में प्लूरल लग रहा है और यहाँ वर्ब सिंगुलर टाप रखी है। जब मर्जी से ही लगानी है, कोई एक कन्वेंशन ही बनाना है, तो कम से कम देखने सुनने में ठीक लगने, कम से कम दिखने में तो ठीक लगे। क्या हो गया यहाँ पे, है आ गया। ऐसे ही नॉट ओनली अनीता बट ऑल्सो हर पेरेंट्स, अब यहाँ पे भी क्या होगा, पेरेंट्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल हो जाएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। बोलो भाई, जितना अभी तक पढ़ाया क्लियर है? एक सेंटेंस कल अपन छोड़ के आए थे, नॉट ओनली, वो अपना नथिंग बट वाला। आ जाओ अब उसकी कथा भी पूरी कर देता हूँ, ये सेंटेंस। ठीक है, आओ समझो थोड़ा सा। अब देखो, चाहूं तो मैं इसको ग्रामर से पढ़ा के निकल जाऊं, जैसे कुछ नहीं बांटा गया किताबों के सिवाय। अगर आपको याद हो तो बट का मतलब जब के सिवाय होता है तो ये प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। नथिंग सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, लॉजिक मिल गया, तुम भी खुश मैं भी खुश, है ना। लेकिन मान लो सेंटेंस ऐसा है, नन बट अजय एंड रोहन हैज स्लैश हैव वन द प्राइज। अरे और किसी ने नहीं, अपने अजय और रोहन ने ही जीता प्राइज। नन बट, और किसी ने नहीं, अजय और रोहन ने ही जीता है प्राइज। और किसी ने नहीं, बल्कि अजय और रोहन ने ही जीता प्राइज। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हो। या तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि नन बट और नोबडी बट, ये अक्सर इंसानों के लिए आएंगे। और इस केस में वर्ब ना आप मीनिंग पे डिपेंडेंट करना, मतलब इस वर्ब को जो डूअर हो सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से लगाना, कि इस वर्ब को किसके हिसाब से लगाओगे, मीनिंग के बेस पे जज करना कि उस बात का डूअर कौन है, उस बात का सब्जेक्ट कौन है। इसमें वर्ब लगाने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना, मीनिंग देखना कि उसका डूअर कौन है। लेकिन नथिंग बट के केस में, नथिंग बट के केस में आप सीधा वर्ब सिंगुलर लगा देना, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो हुआ सीधा, आप इसको याद कर लो ऐसे। ठीक है, सीधा आप इसको याद कर लो ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं, तो यहां जो बट है इसका मतलब है के सिवाय, इसका मतलब है के सिवाय, किताबों के सिवाय कुछ नहीं बांटा गया, और कुछ नहीं बांटा गया किताबों के सिवाय। के सिवाय प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नथिंग के हिसाब से वर्ब आ गई।
लेकिन अगर थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखोगे, यहाँ पे के सिवाय मतलब है क्या इसका? के सिवाय मतलब है यहाँ पे? हाँ जी, के सिवाय तो मतलब है नहीं, हाँ कि ना? के सिवाय तो मतलब है नहीं, और किसी ने नहीं बल्कि इन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे बच्चे इसको प्रीपोजिशन के जैसे अपन करते हैं ना कि अजय और रोहन को इसका ऑब्जेक्ट मान लें, वैसे काम चलेगा नहीं। वैसे वाले तरीके से इसको अपन नहीं कर पाएंगे, इसको अपने को मीनिंग से ही देखना पड़ेगा। अजय और रोहन जो है वो प्राइज जीतने के डूअर हैं, तो इसका मतलब वर्ब आएगी आपकी प्लूरल। क्लियर हो गया? ऐसी एक सेंटेंस नोबडी का भी देख लो। कोमली माने होता है अट्रैक्टिव, प्रीवियस ईयर पेपर का सेंटेंस है ये। हाँ जी, और किसी ने नहीं, और किसी ने नहीं बल्कि उन अट्रैक्टिव औरतों ने ही तेरे ऊपर प्रैंक खेला है। हाँ जी, तो नोबडी ने खेला है कि इन औरतों ने खेला प्रैंक? इन औरतों ने, यानी ये डूअर है। तो नोबडी बट नन बट के हिसाब से, मतलब उस नोबडी बट और नन बट के केस में जो असली सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से वर्ब लगाया करो। सर यहाँ बट को प्रीपोजिशन क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बट को प्रीपोजिशन तब मानते जब उसका मतलब होता है के सिवाय। यहाँ पे देखो क्या मीनिंग इसका, के सिवाय है, और किसी ने नहीं बल्कि इन्होंने किया है काम, बल्कि वाला, कॉन्ट्रास्ट वाला, लेकिन टाइप का मीनिंग है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? हाँ जी। मैं वेट ही कर रहा था कोई बच्चा पूछे, लेकिन सर फिर इसको बट को यहाँ पे कहेंगे क्या, कंजंक्शन कहें क्या? नहीं बच्चे, इसको ग्रामर से ब्रेक मत करो, इसको ग्रामर से ब्रेक मत करो। इसकी जो ग्रामर है वो तुम कहोगे सर मजा नहीं आया, है ना? एक्चुअली फंडा इसको ग्रामेरियंस ऐसे डिफाइन करते हैं कि इस केस में बट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इसको माना जाएगा और इसको सब्जेक्ट माना जाएगा। ऐसे ही नथिंग बट को अगर आप कभी पढ़ोगे, नथिंग बट के बारे में जब आप कोई ऑथर की बुक स्टडी करोगे, तो नथिंग बट में बट प्रीपोजिशन होता है और ये होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सॉरी, नो बडी बट में। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, चलो जी, नेक्स्ट बात आएगी। अब आपने ऐसे रूल देखे होंगे, मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, और ये वो जो सेंटेंसेस है बच्चों को बड़े परेशान करते हैं। इतने परेशान करने वाले लायक ये है नहीं जितना बच्चा परेशान हो जाता है। परेशानी का कारण एक, तुम सेंटेंस नंबर 2 देखना, सेंटेंस नंबर 2। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट आएगा और आगे वॉज आएगा। अब बच्चा जो है वो, यार मैनी और ए, क्योंकि वो कुछ नया तो जान नहीं रहा, ना वो सुनना चाह रहा है और ना उसे को बता रहा है। बुक में लिखा हुआ मैनी ए के साथ इसका प्रयोग करें, ये तो लिखा नहीं हुआ क्यों प्रयोग करें। फिर बच्चा उसको जितनी बार पढ़ता है, मैनी और ए, मतलब मैनी चीजों को प्लूरल करने का मतलब मैनी बुक्स, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी टेबल्स, और ए आर्टिकल के साथ चीज सिंगुलर आती है, अ बॉय, अ गर्ल, अ बॉयज लिख दें क्या? आ रही है भाई मेरी बात समझ में? तो गड़बड़ हो रही है। उसका दिमाग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, कोई उसको बेचारे को बताने वाला भी नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, इसलिए वो परेशान होता रहता है। इसको भी जब पढ़ता है, गुड मैनी, मैनी गुड बॉयज, मैनी गुड बुक्स, सर मैनी गुड तो देखा है, अ गुड मैनी, और ए भी लगा रखा है और मैनी, उसको अजीब लगते हैं, इस वजह से वो परेशान होता है और इनके एरर को समझ नहीं पाता। ये चीजें बिल्कुल आसान है। जो ये वर्ड है मैनी, ये तो मुझे लगता नहीं बोलने की जरूरत है कि इसके साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, मैनी बॉयज हैव, मैनी गर्ल्स हैव, मैनी टेबल्स हैव, हाँ कि ना? बोलो, मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इतनी बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है। अब मैनी ए में क्या हो गया? मैनी ए में दिक्कत ये होगी कि तुम इसको पुराना जितना जानते हो उसके बेस पे समझने की कोशिश करोगे, उससे समझ नहीं आएगा, फिर कंफ्यूज हो गए। मैनी एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है। ईच इधर नीदर याद है? ईच इधर नीदर याद है? सेम वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, जिसकी वजह से जैसे ईच इधर नीदर अगर एडजेक्टिव बनते हैं तो आगे वो नाउन सिंगुलर आता है, और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी क्या होता है?
अ गुड मैनी ग्रेट मैनी क्या होता है? कुछ नहीं है, मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन है। मैनी से भी और ज्यादा बात करनी हो तो अ गुड मैनी ग्रेट मैनी लगा देते हैं। काफी बच्चे ना यहाँ पे पुराना गुड का मतलब अच्छा और ग्रेट का मतलब महान समझने लग जाते हैं। एक सेंटेंस देखना, बताओ। थैंक यू विष्णु भाई, थैंक यू। क्या गलती लग रही है आपको इसमें? सर साफ साफ पता चल रहा है, आई बॉट कॉस्टली सम बुक्स थोड़ी होगा, सम कॉस्टली बुक्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पहले आते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बाद में आते हैं। जब भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लगाने हो तो पहले क्वांटिटेटिव आएगा, फिर क्वालिटी बताने वाला आएगा। ठीक। अब खुद सोचो, एक बार सोचने की कोशिश करो। बस दिक्कत यही है कि तुम कुछ नया नहीं सुनना चाहते, है ना? और समस्या भी यही है, जैसे मैंने वहां पे एडवर्ब में तुम्हें 1 मिनट में बोल दिया कि अच्छा सेल्डम इफ एवर का मतलब ये होता है, सेल्डम और नेवर का मतलब ये होता है, वहां तुम मान भी गए क्योंकि वो तुमने पहले सुना नहीं था। यहाँ पे दिक्कत ये कि तुमने मैनी, ए, गुड, ग्रेट ये वर्ड पहले सुन रखे हैं, और जो तुम्हारा पहले एग्जिस्टिंग ज्ञान है उसी को तुम यहाँ ठूसना चाहते हो। बच्चे मैनी ए, मैनी और ए अलग अलग नहीं है, पूरा एक वर्ड है। और मैनी एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की तरह से काम करने वाला शब्द है। अ गुड मैनी ग्रेट मैनी में ग्रेट का मतलब महान और गुड का मतलब अच्छा नहीं है। कहीं को महान और अच्छा कर दो। सोचो, अगर ये महान और अच्छा है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। गुड इसके अपना मैनी इसके बाद कैसे आ रहा है फिर? सोचो। और ये मैनी और ए साथ में कैसे आ रहे हैं? तो थोड़ा समझो भाई कि ये वो चीज नहीं है, कोई नया स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। मैनी की इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी वर्ड का यूज करते हैं। बात वही रहेगी, ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव तो है नहीं है, तो मैनी की भी और इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो इसके साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, इतनी सी बात है। मैनी बात करेगा ज्यादा की तो उसके साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। अ गुड मैनी ग्रेट मैनी कुछ नहीं है, मैनी के इंटेंसिफाइड वर्जन है, तो यहाँ भी नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर अपन एक एक करके बात करना चाहें, डिस्ट्रीब्यूटिव बात करना चाहें, तो मैनी ए लिख देते हैं, इसलिए नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अब इस ज्ञान को इकट्ठा करके यहाँ पे लगा दो, करके दिखा दो। 2 मिनट है आपके पास। हाँ जी, कर लिया। नहीं बच्चे, मैनी एन मत कर देना, मैनी अ ही रहेगा। मैं आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ, आप इसको आर्टिकल समझ रहे हो, ए एन करना चाह रहे हो, लेकिन ये आर्टिकल है नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी है अमन सर के खिलाफ, तो यहाँ पे मैनी के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल यहाँ पे हैव आ जाएगा। मैनी ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वॉज हो जाएगा। अ गुड मैनी ग्रेट मैनी, मैनी का इंटेंसिफाइड वर्जन है, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। ग्रेट मैनी नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। और खुद सोचो, देखो जरा, अगर ग्रेट का मतलब महान होता तो इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हो? महान आतंकवादी है? कुछ नहीं है, गुड मैनी ग्रेट मैनी का मतलब होता है मैनी से भी थोड़ा और ज्यादा, उसके लिए यूज करते हैं इनका। अगर तुम्हें वाक्य में महान कहना तो फिर ऐसे लिखो, मैनी ग्रेट लीडर्स, बहुत सारे महान नेता अपनी जान दे चुके हैं हमारी आजादी के लिए।
ये बनेगा नो एरर। आई कुछ क्लैरिटी? नेक्स्ट पर आइए। मंटू कह रहा है लाइव कर दो। मंटू बच्चे हो मंटू? पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से पढ़ो मंटू भैया तुम। यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है ये, समझ रहे हो? थोड़ा स्ट्रक्चर तुम्हें देखना ही नहीं आ रहा कि ये वर्ब है, क्या कुर्बान कर दी अपनी जिंदगी, ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कर लो। मंटू और मंटू जैसे और जो बच्चे हैं, मैं बहुत बार समझा चुका हूं, तुम प्योर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। बैच करना और ऐसा करना कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कर लो। बीच बीच में से करोगे खिचड़ी बना लोगे। ना तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ हो गया, फिर दोबारा पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, फिर ऐसे लग रहा है ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। ना इधर के रहोगे ना इधर के, इससे अच्छा तो ना पढ़ो, वो बेटर है। या तो इसी बैच को शुरुआत से लगा लो, नहीं तो 30 तारीख तक का वेट करो, उसके आसपास नया बैच आएगा उसमें आना, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन है तो। प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है, 1699 वाला है, तो भैया फिर इसी को पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखो। चलो जी, आ जाओ। अब अपन बात कर लेते हैं, मोर देन वन और स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब रूल वही है। रूल सीधा सीधा ये कि मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आता है। मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अब ऐसा क्यों हो गया? मुझे एक छोटी सी बात सोचने की कोशिश करके बताओ कि ये मोर क्या बन रहा है। थोड़ा सोचो, एक बार दिमाग लगाओ कि मोर क्या है। मंटू कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री। मंटू बच्चे तेरे को मैंने बोल तो दिया, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से और कमेंट से थोड़ी उंगलियां दूर रखा, मेरे को चिढ़ मच रही तेरे से। ठीक है, पूरी क्लास का समय मत खराब कर, तू पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच देखना हो तो देख ले, नहीं तो बैच यहीं छोड़ दे, नहीं तो मैं छुड़वा दूंगा फिर। मैं आपसे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा हूं कि मोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बताओ जरा। बहुत बढ़िया, चलो किसी ने ट्राई तो करी। यश कह रहा है एडजेक्टिव है, लेकिन सोच यार, अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन नहीं आया होता। इसके पहले कोई नाउन हो, इसके बाद कोई नाउन हो, कोई लिंकिंग वर्ब आ रही हो, ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग सब्जेक्ट कह रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं? मोर नाउन प्रोनाउन है क्या मोर? और अगर मोर सब्जेक्ट है तो फिर ये ट्रीज क्या है, बारात में आया है? जो लोग एडवर्ब कह रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहा है, बताना। ज्यादा रिलीज करते हैं, रिलीज के लिए आया मोर। जैसे मैनी ए है ना, मैनी ए, बिल्कुल वैसे ही मोर देन वन, अलग अलग वर्ड ही नहीं है। आप कितना ही जोर लगा लो, सुबह से शाम लगा लो, इन तीनों को तोड़ ही नहीं पाओगे आप। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की तरह से काम करता है, जैसे मैनी ए। याद रखना भी आसान है, मैनी ए लास्ट में सिंगुलर टाइप की चीज आ रही है, मोर देन वन लास्ट में सिंगुलर टाइप की चीज आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, एक एक करके बात करेगा, सिंगुलर करके बात करेगा, इसलिए वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो फिर वर्ब ऑब्वियसली सिंगुलर। अब इस सेंटेंस को देखो, ये तो आपको किताबों में रटा रटाया मिल जाएगा कि मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब प्लूरल प्रयोग करें, लॉजिक किसी में नहीं मिलेगा। कोई किताब उठा लो, कहीं पढ़ लेना, अगर आपको लॉजिक मिल जाए कि यहाँ यहाँ सिंगुलर क्यों आया, इसमें बताओ मुझे, यहाँ क्या होगा और क्यों होगा, सोचो थोड़ा सा, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इस बार टूटेगा ये।
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सर, ट्री इज नाउन है, इस बार ये एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। ये एडजेक्टिव हो गया, ट्री सब्जेक्ट हो गया, देन इस पर प्रीपोजिशन माना जाएगा, वन इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ट्री सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी, रिलीज आएगा यहाँ पे। बोलो भाई, क्लियर हो गया? एक रूल और देख लो। रूल देखने के लिए मुझे एक बात बताओ जरा, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ना कैसे तोड़ोगे? ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, रेड मेन वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट किसको बनाऊं? रेड का ऑब्जेक्ट किसको बनाऊं? लॉट को कि बुक्स को? समझ में आ रहा होगा कि अ लॉट ऑफ, यार ये कोई ऐसे थोड़ी करेंगे, ये आर्टिकल है, रीड का ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला फ्रेज है। बुक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ चेयर्स, अ लॉट ऑफ टेबल्स, ये तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है सर। अरे हाँ के ना? अगर मैं सेम सेंटेंस में ऐसे लिख दूं, अगर सेम सेंटेंस ऐसे लिख दूं, अब ही हैज बॉट अ नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब फिर वही डिट्टो सेम बात है। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऐसा थोड़ी उसने नंबर को खरीद लिया। क्या खरीदा उसने? कुर्सियां खरीदी। कितनी? बहुत सारी। अ नंबर ऑफ मतलब अ लॉट ऑफ। अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला फ्रेज है। अरे बोलो, कुछ बात दिमाग में पड़ी? अब ये बात आपको क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई क्योंकि ये बात ना पता हो तो फिर तुम्हें रटना पड़ेगा। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल में प्रयोग करें। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर में प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि ये फूफा जी के लड़के हैं, इनके हिसाब से चलेगा। यार ये अ नंबर ऑफ जो है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। ऑब्वियस बात है, अ लॉट ऑफ मतलब है तो संख्या ज्यादा ही होगी, तो नाउन प्लूरल आएगा। सब्जेक्टिव प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन जब आप लिखते हो द नंबर ऑफ, तो इसका मतलब किसी चीज की संख्या। यहाँ पे इसका मतलब किसी चीज की संख्या। यहाँ पे ये सब्जेक्ट बनता है और प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। संख्या एक से ज्यादा होगी तभी बात कर रहे होगे कि इस चीज की संख्या कम है, ज्यादा है, घट रही है, बढ़ रही है, तो ऑब्वियस बात है नाउन प्लूरल आएगा। लेकिन सब्जेक्ट आपका नंबर होने की वजह से इस बार वर्ब सिंगुलर आएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है। लॉजिक समझ आ गया हो तो ये दो सेंटेंसेस करके दिखा दीजिए। सोचो। ये अ नंबर ऑफ टाइपिंग एरर भाई। हाँ जी। अब इसको रट के किया कि समझ के किया? बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं अब तक। यहाँ पे अ नंबर ऑफ जो है, ये अ नंबर जो अ नंबर ऑफ है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ट्रीज क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, यानी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, हैव बीन कट हो जाएगा। लेकिन जब ये सेंटेंस लिखते हो कि इस एरिया में पेड़ों की संख्या बहुत कम है, तो इस बार ये जो वर्ब आपने लिखी, जो आगे बात लिखी, बहुत कम है। क्या बहुत कम है? संख्या बहुत कम है, यानी ये बनेगा इस बार सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगी इसके हिसाब से, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। क्या पता चल गया? आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ क्या होता है, क्यों होता है, मैनी के साथ क्या होता है, मैनी ए क्या होता है, मोर देन वन क्या होता है। मैंने आपको एक बात बोली थी, और चाहो तो तसल्ली कर सकते हो। सबने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं अपने चैप्टर, है ना? सबने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, पेड कोर्सेज भी होंगे आपके पास एक दो के। जो आपको मेरा सबसे बेकार चैप्टर लगे ना, आपको लगे ये वाला मजा नहीं आया, उस चैप्टर का कंपैरिजन करना। आपको शायद ये थोड़ा घमंड लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको अपनी मेहनत का कॉन्फिडेंस मानता हूँ। आप आराम से कंपैरिजन करिए, मेरे सबसे बेकार चैप्टर का कंपैरिजन करिए। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, सामने वाला 21 है, तो फिर वहीं रह जाना, मेरे पास मत आना। और अगर आपको लगे कि मेरे से बढ़िया कोई पढ़ा रहा है,
तो मुझे बता देना, उनके कोर्स की फीस भी मैं आपको दे दूंगा। बस मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत करिए। सेम जो लॉजिक मैंने आपको अभी अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का दिया, बिल्कुल सेम डिट्टो, बिल्कुल बिल्कुल सेम डिट्टो अ परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ का है। ठीक है, अ परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ का बिल्कुल सेम कंटेंट, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। अ परसेंटेज ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, और द परसेंटेज ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। अब ऐसा क्यों? फिर वही लॉजिक, अ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, नाउन ही प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, लेकिन द परसेंटेज ऑफ में सब्जेक्ट बनेगा परसेंटेज, ऑफ बनेगा प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और वर्ब आएगी इसके हिसाब से। लो मैं परसेंटेज लिख ही देता हूँ यार, कहीं तुम ये पता नहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये दो कॉमा से क्या लगा रखे हैं और ये वो, 1 मिनट के चक्कर में तुम्हारे नोट्स कैसी तैसी कर लोगे तुम, हैं कई बार होते हैं बच्चे बोले थोड़े। ये इस बार सब्जेक्ट बनेगा और प्रीपोजिशन बनेगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। आओ एग्जांपल लिख के क्लियर करता हूँ। हाँ जी, अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल इज स्लैश आर। हाँ जी, बोलो। अ हाई परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग। अ हाई परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। पीपल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, आर आ जाएगा। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ, यहाँ पढ़ते हुए चल रहा है कि ये जो परसेंटेज है ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बात करनी संख्या की। ये सब्जेक्ट बनेगा, ये और प्रीपोजिशन बनेगा, पेशेंस इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी इस बार वर्ब आएगी परसेंटेज के हिसाब से, वर्ब आएगी सिंगुलर। बोलो भैया, क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताइए। सर्टन का मतलब होता है कोई। अ सर्टन बॉय, अ सर्टन बॉय, कोई लड़का। और कुछ लड़के कहना है, कुछ लड़के आए थे, सर्टन बॉयज। असर्टन तब लगाते, दोनों का मतलब ऐसे होता है रैंडम को दिखाने के लिए, कोई एक लड़का आया था, कुछ लड़के आए थे, है ना। सिंगुलर को रिप्रेजेंट करना है तो असर्टन, प्लूरल के लिए लगाना है तो सर्टन। बताओ। आर हाउस लिख लेना। कुछ लड़कों ने हमारे घर की सारी खिड़कियां तोड़ दी। कुछ लड़कों ने तोड़ दी या किसी एक लड़के ने तोड़ दी, लेकिन अब किसी एक लड़के के करने के चक्कर में ये भी हटाना पड़ेगा, एस भी हटाना पड़ेगा, हैज भी करना पड़ेगा, तो क्यों ना एक और ड्रॉप कर दे। हाँ क्या ना। कुछ लड़के आए कल और सारी खिड़कियां तोड़ दी। अब कोई एक लड़का भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं। इस बार तो वर्ब जो है V2 में लिखी हुई है, तो V2 में ऐसी है तो लगता नहीं। इस बार आपके पास दोनों मर्जी है। कोई एक लड़का आया था और सारी खिड़कियां तोड़ दी, और कुछ लड़के आए थे सारी खिड़कियां तोड़ दी, मर्जी है। सर्टन बॉयज से भी ठीक हो जाएगा, असर्टन बॉय से भी ठीक हो जाएगा, जैसे आपका मन करे। हाँ क्या ना। सर ये बैच दिन में कर दीजिए, इस टाइम नींद आती है। बिल्कुल अमित भाई, आप अपना टाइम बता देना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो ना वो टाइम मैसेज कर देना मुझे। कल से क्लासेस उसी टाइम पे हो जाया करेंगे जानू, ठीक है।
चलो जी, आ जाओ। 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी आके कंटिन्यू करते हैं। 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी आके कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, आ जाइए। कुछ कुछ ऐसा सही सीन, कुछ कुछ जैसे वो अ परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ था ना, सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सही फंडा अ वैरायटी ऑफ का भी है। अ वैरायटी ऑफ का सेंटेंस पढ़ के अगर आपको लगे कि इसका मतलब ना बहुत सारे वाला निकल रहा है, सेवरल वाला निकल रहा है, तो अक्सर जब इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा तो आपको वर्ब प्लूरल आती हुई नजर आएगी। बहुत सारी, जैसे अ वैरायटी ऑफ बुक्स वर अवेलेबल देयर, अरे बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी वहां पे, है ना। लेकिन वैरायटी का एक मतलब किस्म भी होता है कि ये वाली वैरायटी में कीड़े ज्यादा लगते हैं, ये वाली वैरायटी बड़ी अच्छी ग्रो होती है। वैरायटी का मतलब किस्म भी तो होता है, टाइप भी तो होता है। जब आपको लगे कि वैरायटी का मतलब किस्म है, टाइप है ना, वैरायटी का जब मतलब टाइप आपको महसूस हो, किस्म आपको महसूस हो, तब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, मीनिंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कि जैसा सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा होगा, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकती है। तीन नई वैरायटीज खोज निकाली तो हैव आ जाएगा। एक नई वैरायटी मिली है तो हैज आ जाएगा। तब मीनिंग के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। ठीक है। क्या बताया मैंने, अ वैरायटी ऑफ को पढ़ के अगर ऐसे स्ट्रक्चर लिखा हो, अ वैरायटी ऑफ, और आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि यार इसका मतलब बहुत सारे टाइप का निकल रहा है, तो आप इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से मानोगे। आगे जो नाउन आ रहा है इसको सब्जेक्ट मानोगे और इसके अनुसार वर्ब प्लूरल मानोगे। लेकिन वैरायटी का मतलब टाइप या किस्म निकलने लग जाए, फिर मीनिंग के अनुसार वर्ब लगाओगे। ठीक है। करो ट्राई, पहले 2 सेंटेंसेस पढ़ो।
हाँ जी। पढ़ाने से पहले शायद मैं आपके बैच में एक दो बातें बोलना भूल गया था। पहली बात, तो काफी दिन हो गए तुम्हें मेरे साथ, है ना? अब तो शायद भरोसा हो गया होगा। तो है क्या फंडा की एडमिशन जो है ना वो नोटिफिकेशन के आसपास ही मैक्सिमम होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, तो मैंने मेरे पुराना वाला जो चैनल है इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, उस पर मैंने इन कोर्सेज की वीडियो डाली थी। 999 वाला जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो, या फिर 699 में एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया वो। प्लस वाले तो देखो सब एक्सेस कर सकते हैं, जो प्लस वाले बच्चे हैं आप तो सब एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ और मेरे बारे में बच्चों को पता लगना चाहिए, तो इन बैचेस की वीडियोस को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपके मन से आवाज आए कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा लेता है, बैच के साथ जस्टिस करता है, तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? दूसरी बात, एक ना अन अकेडमी पे सिस्टम क्या होता है कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, मान लो आपने पहले सब्सक्रिप्शन लिया, कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया, चाहे आपने एक ही महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, एक महीने का आता नहीं वैसे, मान लो कोई भी छोटा छोटा सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, वही बच्चा जब दोबारा अन अकेडमी पे कुछ खरीदेगा ना, चाहे किसी के भी टीचर कोड कोड लगा दे, जैसे मेरा कोड है AVS10, तो वो काउंट नहीं होता उसका, ठीक है? वो उसका काउंट नहीं होता टीचर का, मतलब बच्चे को तो डिस्काउंट मिल जाता है कोड लगाने से, लेकिन टीचर का वो काउंट नहीं होता। तो अगर आपको कभी जो प्लस वाले हैं, मान लो आपको सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना हो, जो प्लस वाले हैं मान लो जब आपका बैच खत्म हो जाए आपको कुछ और परचेज करना हो, तो इफ पॉसिबल नए नंबर से ले लीजिएगा, पापा मम्मी भाई या अपना ही दूसरा नंबर हो उससे ले लीजिएगा, बस इतना ही है, ठीक है? क्लियर है? तो दो बातें थी कि एक तो ये बैचेस वगैरह को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और एक ये कोड वाली बात, ठीक है? आ जाइए। शिवम, आपसे यही उम्मीद थी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम ये टुच्ची बात बोल सकते थे, पूरी उम्मीद थी मुझे तुमसे इस बात की। चलो। A variety of books, a variety of books was/were available at the trade fair, ठीक है? अरे बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी ट्रेड फेयर में, बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी ट्रेड फेयर में। मैं किस शिवम से बात कर रहा हूँ? ये शिवम कौन सा शिवम लिख रहा है? अरे जिसने ये शायद शिव जी की फोटो लगा रखी है, जहां तक मुझे लग रहा है। आओ पढ़ लो, चलो जिसका मन करे, जैसे मन करे भाई, तुम्हारी मर्जी, कुछ जबरदस्ती मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के तो क्लिक करा नहीं रहा, है ना? जिसके मन से आवाज आए, जिसको ठीक लगे, मैंने एक बात बोली है, माननी हो ठीक है, नहीं माननी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो फालतू इधर कमेंट मुझे थोड़े कम पसंद है, ठीक है? चलो आ जाओ। बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी ट्रेड फेयर में, बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी ट्रेड फेयर में। तो अ वैरायटी ऑफ, यहाँ पे अ वैरायटी ऑफ का कैसा वाला टाइप का मीनिंग निकल रहा है? किस्म वाला मीनिंग निकल रहा है कि बहुत सारी वाला मीनिंग निकल रहा है? हाँ जी, बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी ट्रेड फेयर में, सेवरल वाला मीनिंग की तरफ इशारा जा रहा है, तो वर्ब प्लूरल लगा लो। ऐसे ही, ऐसे अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, मेंढकों मेंढकों की एक नई प्रजाति, मेंढकों की एक नई प्रजाति खोजकर निकाली गई है, साइंटिस्ट के द्वारा, कोई साफ साफ पता चल रहा है। हाँ जी, इस बार वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। आपको याद है नन का मैंने फंडा पढ़ाया था आपको, प्रोनाउन चैप्टर में नन का फंडा पढ़ाया था, मैंने कहा था वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है, लेकिन चलो आज बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई। अरे वो बातें याद आ रही हैं क्या? नन के साथ ग्रामेटिकली सिंगुलर भी ठीक होता है, प्लूरल भी ठीक होता है, सिंगुलर को फॉर्मल राइटिंग में प्रेफर करते हैं, लेकिन एसएससी के अनुसार सिर्फ सिंगुलर ही ठीक होता है। लेकिन अगर जिसके लिए नन लगाया गया है वह नाउन सेंटेंस में मौजूद हो और साथ में नंबर भी दिया गया हो, तो ग्रामर तो वही कह रही है, सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, सिंगुलर को प्रेफर करो, ग्रामर वही का वही है, लेकिन एसएससी कहती है चलो इस बार दोनों चला लेंगे, सिंगुलर भी ठीक है, प्लूरल भी ठीक है, सिंगुलर लिखा हो तो भी नो एरर, प्लूरल लिखा हो तो भी नो एरर। प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखिए। ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस।
यूनानिमसली मतलब एक मत होकर। अब वैसे तो कलेक्टिव नाउन जो है वर्ब लेते हैं सिंगुलर। जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन टीम हैव प्लेड वेल नहीं हैज प्लेड वेल आएगा। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वर्ब लेते हैं सिंगुलर। ठीक है, कलेक्टिव नाउन कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर जनरली। लेकिन अगर आपको सेंटेंस पढ़ के कभी ऐसा फील हो कि यार यहाँ पे ना पूरा एक यूनिट की तरह से काम नहीं कर रहे, डिवाइड हो गई, या मेंबर्स को रेफर करना है। बात समझ में मेरी क्या बोला मैंने? अगर आपको ऐसा लगे कि भैया सब एक यूनिट की तरह से काम कर रहे हैं, टीम ने अच्छा खेला, जूरी ने अपना डिसीजन सुना दिया एक मत होकर, है ना, इस गैंग ने 4 लोगों को किडनैप कर लिया, तो अगर आपको उसको एक सिंगल यूनिट की तरह से रिप्रेजेंट करना है तब तो आएगी वर्ब सिंगुलर। लेकिन जैसे सेंटेंस है, जूरी अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थी, जूरी अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थी, यानी कुछ का कुछ मत था, कुछ का कुछ मत था, तो यहाँ पे एक सिंगल यूनिट की तरह से काम नहीं कर रही है, यहाँ पे मेंबर्स को रेफर किया जा रहा है, तो यानी यहाँ पे चीजें चलेंगी प्लूरल के हिसाब से। या तो ये जूरी वाला सेंटेंस आता है, या फिर कोई टी शर्ट ट्राई करने वाला सेंटेंस बहुत आता है ना। जैसे जैसे कोई मतलब टीम है, उसको बोला कि टी शर्ट ट्राई कर लो, तो पूरी टीम एक टी शर्ट में तो फिट आएगी नहीं, यानी मेंबर्स को रेफर करना है। द टीम आर रिक्वेस्टेड टू ट्राई देयर न्यू टी शर्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा वहां पे। ऐसे ही मान लो सब मेंबर्स को बोला जा रहा है कि आके अपनी सीट पे बैठ जाओ, अब टीम को कहा जा रहा है कि आके सीट पे बैठ जाओ, सारी की सारी टीम एक सीट पे तो बैठेगी नहीं, तो वहां पे लिखना पड़ेगा द टीम आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट, ना कि ना टीम इज रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स सीट नहीं। बोलो समझ में आई मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? ये 3 ही अक्सर सेंटेंसेस मैंने देखे हैं, जूरी वाला हो गया, टीम के जर्सी ट्राई करने वाला हो गया, या टीम या कमेटी के सीट पर बैठने वाला हो गया। क्लियर है जी? इसके साथ अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है समाप्त। एक जो छोटू सा चैप्टर अपना पेंडिंग में चल रहा था इन्वर्जन, उसको निपटाएंगे। आधे घंटे का टॉपिक है मुश्किल से, उसको रगड़ेंगे अब। जो आपके पेंडिंग में चल रहे थे, मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगा के नाउन आपका निपटवा दिया था, है ना। इन्वर्जन आपका आज निपट जाएगा। एक बीच में चैप्टर आपका गायब हो रखा है आर्टिकल, उसकी मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, या फिर मैं 25 तारीख के बाद उसको करा दूंगा। बोलो, एक्स्ट्रा क्लास लगा के करना चाहोगे कि कोर्स को 2-3 दिन लेट करके करना चाहोगे? मैं तो एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम कट टू कट चल रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2 दिन छुट्टी देता हूँ, थर्सडे और संडे, अगर वो 2 दिन की छुट्टी में भी क्लास लगा लूंगा, तुम्हारा पिछला काम पेंडिंग पूरा है क्या? चलो चेक ही कर लेते हैं क्या दिक्कत है। इससे पिछला चैप्टर हुआ था जी टेंस, ठीक है, उससे पिछला चैप्टर हुआ था जहां तक मुझे याद है एडवर्ब, यही बात थी, है ना। तो इससे पिछला चैप्टर चलो मैं तुम्हारा छोड़ देता हूं, माफ। हे भगवान, जो इस पोल में पार्टिसिपेट ना करे या झूठ बोले तो उसका सारी जिंदगी सिलेक्शन ना हो। जिन बच्चों ने एडवर्ब चैप्टर तक के नोट्स और उस चैप्टर के कम से कम 50 सवाल, 100 भी नहीं कहता, ओनली एंड ओनली 50 क्वेश्चंस भी पूरे कर रखे हैं, वो ए दबाएंगे, जिन्होंने नहीं कर रखे वो बी दबाएंगे। क्या कंडीशन है? एडवर्ब चैप्टर तक के नोट्स प्लस प्रैक्टिस 50 ही क्वेश्चन चाहिए, अगर पूरे हैं तो ए वरना बी। फिर बता रहा हूं, हे भगवान, अगर मेरे पढ़ाने से किसी का जिंदगी में 1 नंबर भी बढ़ाओ, तो जो इस पोल में झूठ बोले या पार्टिसिपेट ना करे, सारी जिंदगी सिलेक्शन ना हो उसका। करो पोल में पार्टिसिपेट। जब आप नए नए आए थे ना, याद है, तब बच्चे कहते थे, कुछ बच्चे कमेंट भी करते थे कि सर आप सबको सेम पढ़ाते हो, किताबें भी सेम बताते हो, तो फिर हमारा ही सिलेक्शन कैसे होगा? ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। 38% पे आ गए, 38% पे। जब हमारे बैच के आखिरी चैप्टर चल रहे होंगे ना, ये पोल मुश्किल से 5-7% के आसपास पहुंच जाएगा। सब बड़े जोश में ऐसे, हाँ हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, दिगड़ा कर देंगे, शुरुआत सबकी ऐसी होती है। फिर पता नहीं बच्चे कहाँ खो जाते हैं, कौन सी दुनिया में खो जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं। चलो आगे आपकी मर्जी भाई, एहसास कराना मेरा काम था। तो ये जो 2 छुट्टियां आती है ना, थर्सडे और संडे वाली, इसमें अपनी पेंडिंग बैकलॉग निपटा लिया करो। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो चाहोगे तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के बोलो 3 दिन में सिलेबस पूरा कर दूंगा आपका। 5-5 घंटे की 3 दिन क्लास लगाई और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिलेबस पूरा करके फायदा क्या, जो तुम्हारे नोट्स ही पूरे नहीं हो रहे अब तक।
चलो जी आ जाओ। आइए, सबसे पहले इन्वर्जन होता क्या है, क्या चीज है इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले लगना। सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है। बस यही इन्वर्जन है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई और फिर भी सेंटेंस इंटरोगेटिव ना हो, वह कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस ना हो, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है इन्वर्जन। वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए और वो कोई क्वेश्चन सेंटेंस ना हो, सवाल पूछने वाला सेंटेंस ना हो, इसी फंडे को कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है। इसका जन्म कहां से हुआ? इसका जन्म हुआ कवियों की वजह से। होता ना, कवियों को करनी होती है तुकबंदी। कवियों को करनी होती है तुकबंदी। तेरे बिना रहा नहीं जाता, तेरी याद में मैं 5-5 दिन कुछ नहीं खाता, है ना। तुझसे मिलके आता हूं फिर मैं 10 दिन नहीं नहाता, मतलब कुछ भी उनको ऐसे सेटिंग बिठानी होती है लास्ट में। कोई मतलब नहीं क्या ता करना है, था करना है, इस टाइप से। तो उन्होंने, कवियों ने क्या करा, अपनी तुकबंदी के चक्कर में स्ट्रक्चर को ऐसे मोड़ लिया। जब मन करता है भैया, कभी सब्जेक्ट को लास्ट में रख लेते हैं, कभी पहले रख लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार मरोड़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स को। और ये कारनामे कर दिए बड़े बड़े पोएट्स ने, है ना, शेक्सपियर टाइप ने। तो फिर लोग भी यूज करने लगे भैया, लोगों को उनके लिखे हुए टेक्स्ट बड़े पसंद आते थे, लोग भी ऐसे धड़ल्ले से चलने लग गए। और ये इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया स्ट्रक्चर में कि ग्रामेरियंस को भी लास्ट में हाथ जोड़ने पड़ेगे। ठीक है भैया, इसको ग्रामर में जगह दे देते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी अलाउड है। इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ना और एक बार सोचना, इनमें से पोएम की लाइन कौन सी लग रही है आपको? पढ़ना। फर्स्ट वाली, ऑन द हिल वॉज स्लीपिंग अ लोनली बॉय, पहाड़ी पर सो रहा था एक तनहा लड़का। है, साफ नहीं पता चल रहा है किसी कवि के काम है। ऑन प्रीपोजिशन है, हिल इसका ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है, बॉय है असली सब्जेक्ट, लोनली एडजेक्टिव है। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाहता हूँ? इन्वर्जन होता दो टाइप का। शुरुआत कहाँ से हुई, इन्वर्जन कहाँ से आया, वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे। दो टाइप का इन्वर्जन होता है, एक होता है पार्शियल, एक होता है कंप्लीट। पार्शियल का मतलब होता है सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले चली जाए। पार्शियल का मतलब होता है सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले चली जाए। और कंप्लीट का मतलब होता है कि हेल्पिंग और मेन वर्ब, जो मेन वर्ब का पूरा स्ट्रक्चर है ना, हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो मेन वर्ब भी सीधी उठ के आगे चली जाए। अच्छा, अब होता क्या ना, आप कितनी किताबें उठा लेना, सब में आपका ऐसे वर्ड रटा रखे होंगे कि इनके साथ इन्वर्जन लगता है। ऐसे चार्ट से आते रहेंगे आपके पास, दुनिया जहान के ऐसे चार्ट आ जाएंगे, इनके साथ इन्वर्जन लगता है, इनके साथ इन्वर्जन लगता है, अभी ये वर्ड याद कर लो, इनके साथ इन्वर्जन लगता है। अब अगर ऐसे में आपको सारे वर्ड्स रटने के लिए कह दूंगा तो परेशान हो जाओगे, है ना। तो इसको याद करने का, वर्ड्स को याद रखने का थोड़ा सा एक हिंट ये है कि अक्सर अक्सर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, अक्सर जो इन्वर्जन है वो आपको एडवर्ब शुरुआत में लगने के केस में आपको नजर आएगा। कराऊंगा भी एग्जांपल और क्लियर होगा। जब आप सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से करते हो, सेंटेंस की शुरुआत जब आप एडवर्ब से करते हो, तब आपको इन्वर्जन लगता हुआ नजर आता है। अगर भैया एडवर्ब प्लेस से शुरुआत हो गई, तब तो कंप्लीट इन्वर्जन आ जाएगा। जैसे यहाँ है, देखो ये ऑन द हिल क्या बना रहा था, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बना रहा था, इसलिए कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों ही आगे आ गई सब्जेक्ट से। लेकिन अगर कोई और एडवर्ब हो, टाइम हो, फ्रीक्वेंसी हो, मैनर हो, डिग्री हो, ये सब हो, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। फिर से देखिए क्या है इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना और फिर भी सब वाक्य का इंटरोगेटिव ना होना, इस फंडे को बोलते हैं इन्वर्जन। ओरिजिन कहाँ से हुआ, कवियों ने किया इसका। दो टाइप के इन्वर्जन होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। जब ग्रामरियन ने, ग्रामर वालों ने इसको जगह दे दी, तो फिर इसको डिफाइन भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में चार बात बोलेंगे भी। दो टाइप के इन्वर्जन है, पार्शियल वाला, कंप्लीट वाला। पार्शियल तब लगाते हैं जब कोई और एडवर्ब हो, एडवर्ब प्लेस को छोड़कर। एडवर्ब प्लेस से शुरुआत होगी तो कंप्लीट, वरना पार्शियल। एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। ये शब्द देखिए, थोड़ा सा एडवर्ब वाली बात बोलने से फायदा क्या होगा, आपको ये वर्ड जो है ना थोड़े जल्दी याद हो जाएंगे, वरना मैं रैंडम ऐसे बोलूँ ये वर्ड याद कर लो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखो थोड़ा ध्यान से, सारे एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है, हाँ के ना। सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, नो सूनर, टाइम वाला है, नो सूनर टाइम वाला है। ये बाकी एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है, यस और नो। अब अगर मैं एरर की बात करूं, सीधा सीधा रटने की बात करूं, तो फंडा ऐसा है, सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत हो गई यानी इन्वर्जन लगेगा। सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत हो गई यानी इन्वर्जन लगेगा। अब ये कोई एडवर्ब प्लेस तो है नहीं कि कंप्लीट वाला लगे, यानी पार्शियल वाला लगेगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा पता तो हो कि होता क्या है, मतलब ये इन्वर्जन लगाने, इन्वर्जन क्यों लगाया यहाँ पे, क्या रीजन है। एरर तो आपका यही था, सेल्डम से शुरुआत हो गई, इन्वर्जन लगेगा हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले। पर थोड़ा जान लो, थोड़ा सीख लो, समझ लो कब लगता है, क्यों लगता है, इसे होता क्या है। एक तो मैं सीधा सेंटेंस लिखूं,
आई हैव सेल्डम सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक तो मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब है कि मैंने मैंने ना के बराबर ही देखी इतनी सुंदर लड़की। ठीक है, कभी मान लो मुझे स्ट्रेस डालना है, इसी एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी पर ही स्ट्रेस डालना है, तो इसको शुरुआत में ले जाता हूं। ठीक है, इसको मैं ले गया शुरू में ना के बराबर। अब तुम अपने मन में, मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं बताया, तुम अपने मन में सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, इसको सेंटेंस के शुरू में ले जाओ और फिर इसका मीनिंग बोलने की कोशिश करो अपने मन में। क्या बोला तुमने? ना के बराबर देखी है मैंने इतनी सुंदर लड़की। ना के बराबर ही कभी देखी है मैंने इतनी सुंदर लड़की। ना के बराबर को शुरू में लेके आते ही एडवर्ब को शुरू में लेके आती, वर्ब को उसके पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्ब किसके लिए आती है? वर्ब के लिए। तो अगर आप स्ट्रेस डालने के लिए, सेंटेंस में एम्फोसिस डालने के लिए एडवर्ब को शुरू में ले जाओगे तो वर्ब को उसके पास ले जाना पड़ता है, इसलिए लगता है इन्वर्जन। फिर से समझिए, अगर सीधा सीधा याद करने की बात है तो इतनी है कि भैया ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो तो अक्सर इन्वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये वर्ड्स को थोड़ा सा नजर में रखना है। ऐसा अगर ऐसा ही होता, हर एडवर्ब में ऐसा हो जाता, तो फिर ये चैप्टर पढ़ाने की जरूरत क्या थी? फिर तो मैंने लिख देता एडवर्ब बाय इन्वर्जन लगा दी, बात खत्म। ये पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वर्ड्स भी आपको थोड़ा सा नजरों में रखने, और वर्ड्स याद रखने के लिए थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया ना कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वाले हैं, देखो याद रख लो। अगली बात, एरर की बात तो इतनी है कि सेल्डम से शुरुआत हुई, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से शुरुआत हुई, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले चली गई, इन्वर्जन लग गया, बात खत्म। क्यों लगा? ये कब बोलेंगे और ये कब बोलेंगे, ग्रामेटिकली दोनों सही है। अगर आपको सेल्डम पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, नॉर्मली कहना है कि मैंने ना के बराबर देखी इतनी सुंदर लड़की, ना के बराबर ही देखी है मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की, स्ट्रेस डालना है तो फिर ऐसे लिख लो। ना के बराबर शुरू में लेके आओगे तो वर्ब का अंश उसके पास ले जाना पड़ेगा, इसलिए इन्वर्जन लगाए। और एग्जांपल देखो और क्लैरिटी आएगी। इस सेंटेंस को देखो, अगर सिर्फ एरर वेरर की बात है तो हार्डली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गया, शुरुआत होगी, इन्वर्जन लगेगा। डज आ गया, डू डज के बाद वर्ब की बेसुमाती गो आ गया, ये तो हुआ एरर की बात। तो ये कब बोलेंगे? ही हार्डली गोज टू स्कूल। नॉर्मली बोलना हो कि वह ना के बराबर स्कूल जाता है तो ही हार्डली गोज टू स्कूल। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तुम्हारे पिताजी धड़ 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 पीट रहे हैं तुम्हें गली में लेटा लेटा के, बगल वाले अंकल आए, क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ गुप्ता जी, क्यों बच्चे को इतना रगड़ रहे हो, क्या हुआ? और तुम्हारी माँ कह रही ठीक मार रही, आज प्रिंसिपल ने बुलाया था, 3 महीने से स्कूल नहीं गया लल्ला, वहां पे अनमोल वीडियो गेम वाले पे बैठ के वीडियो गेम खेलता सारा दिन। तो ना के बराबर जाता है जी स्कूल, और थप्पड़ों का ही हकदार है, और क्या इसको मिठाई खिलाएं हम? ना के बराबर जाता है ये स्कूल, ना के बराबर शुरुआत में लेके आते ही जाता है, उसके साथ बोलना पड़ेगा आपको। अरे बोलो, कुछ दिमाग में बात घुस रही है? हाँ जी, यहाँ पे देन टाइपिंग एरर है बच्चे, देन आएगा, देन टाइपिंग एरर है, यहाँ पे देन आएगा कि मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं गया था, चोर ने पुलिस वाले को देखा ही था जब उसने भागना शुरू कर दिया। सेंटेंस का मोटे मोटे तौर पर मीनिंग ये, सेंटेंस दोबारा आएगा कंजंक्शन चैप्टर में, ये सेंटेंस दोबारा आएगा कंजंक्शन चैप्टर में, तब इसके बारे में एक बात और बताऊंगा। अभी यहाँ लिखी हुई है लेकिन अभी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? अभी लिखी हुई है तो अभी मत पढ़ना, वो कंजंक्शन में दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बात बस इतनी सी है कि नो सूनर लगा हुआ है, इन्वर्जन लगेगा, पास्ट में सेंटेंस है तो डिड लगा लिया, यहाँ पे सी लगा लिया। क्लियर हो गया? चलो जी, और देखते हैं। उसने पढ़ना शुरू किया ही था, उसने पढ़ना शुरू किया ही था, सॉरी खेलना शुरू किया था जब बरसात हो गई। ठीक है, अब या तो अपन दे को शुरुआत में लिख दें, उसने उसने खेलना शुरू किया ही था, दे उन्होंने, सॉरी दे हैड स्कार्सली स्टार्टेड प्लेइंग, तब तो ऐसे बोलेंगे, तब तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर स्कार्सली को शुरू में ले जाओगे तो एडवर्ब पे स्ट्रेस डालना है, वर्ब को साथ लेके जाना पड़ेगा। कुछ आ रही है बात समझ में? मुश्किल से खेलना शुरू किया ही था उन्होंने, मुश्किल से खेलना शुरू किया ही था उन्होंने जब बरसात आ गई। इस पे आ जाइए। ये वर्ड जो है सारे थोड़ा सा देखना, नजर मारना कौन से टाइप के एडवर्ब लग रहे हैं आपको, थोड़ा नजर मारो इन पे। ओनली यस्टरडे, कल ही तो, ओनली देन सिर्फ तब, ओनली डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से एक दिन पहले, ओनली आफ्टर वन सिर्फ 1 महीने बाद, सबके सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहां तक के एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद ये वाले सिर्फ इस तरीके से, सिर्फ मेहनत से, सिर्फ काम चोरी से, सिर्फ चीटिंग करके, ये वाले एडवर्ब ऑफ मैनर है। इतने एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये वाले एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाँ के ना? आओ एग्जाम्पल कैसे आता है देखो जरा। अगर सिर्फ एरर की बात है तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड ने एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर बना दिया, एडवर्ब से शुरुआत होगी, इन्वर्जन लगेगा, ये इधर आ गया। लेकिन कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, थोड़ा सोचो।
अगर आपको नॉर्मली कहना था तो ये सेंटेंस हम लिखते, ही हैज गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ बाय वर्किंग हार्ड। उसने अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल करी है मेहनत से, मेहनत करके। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है। आप बैठे हो कुछ दोस्तों के साथ, बीटेक वीटेक कर लिया आपने, 5-8 हज़ार की नौकरी नहीं लग रही। अरे भैया उसका रजत का ठीक है यार, ठीक है, बाप की बनी बनाई दुकान थी, गल्ले पे बैठ गया, आज देख भाई मर्सिडीज में घूमता है। तुमने बात सुनी, तुमने कहा चल ठीक है यार, अपनी अपनी किस्मत होती है सबकी, लेकिन एक बात बता, तुझे पता है रजत के पापा की कितनी बड़ी दुकान थी जब वो रजत गल्ले पे बैठना शुरू किया, रजत ने जब बिजनेस टेक ओवर किया, कितनी बड़ी दुकान थी पता है तुझे कुछ? कि कितनी भी हो, तो मैं बताता हूँ। 10 बाई 10 की, 10 बाई 10 की छोटी सी, 10 बाई 10 की छोटी सी एक कॉफी की दुकान थी उसके पापा की। महीने के 35,000 रुपए कमाया करते थे उस टाइम वो। लेकिन रजत ने जब से बिजनेस टेक ओवर किया, ये इन्फ्लुएंसर से डील करके, यूट्यूबरों से रील वील बनवा के शॉप फेमस करवाई, आज उनकी पूरे शहर के अंदर 12 आउटलेट हैं, बड़े बड़े, सीसीडी को टक्कर देता वो। तो ऐसे उसको रातों रात सक्सेस नहीं मिली भाई, सिर्फ मेहनत करके मिली है उसको सक्सेस। अगर आपको एडवर्ब पर, फिर चाहे वो टाइम वाला हो, मैनर वाला हो, प्लेस वाला हो, अगर उस पर स्ट्रेस डालना होता है तो उसको आगे ले आते हैं, और एडवर्ब आगे आने की वजह से उसके साथ वर्ब को अटैच करना पड़ता है, तभी मीनिंग निकलेगा। इसलिए इन्वर्जन लगता है, मोटे मोटे तौर पर बात है ये। बोलो भैया, क्लैरिटी आ गई? अब फिर तुम कहोगे आज कुछ ज्यादा ही हवा में है। किसी से भी इन्वर्जन चैप्टर पढ़ लेना, और अगर आपको ये जो लॉजिक्स मैं दे रहा हूं इनके पीछे के, ये कहीं भी किसी के भी पेड कोर्स में मिल जाए तो मुझे बता देना। चलिए इस पर आइए। नॉर्मली लिख सकते थे, हिज फादर वोन अ लॉटरी यस्टरडे, उसके पिताजी ने लॉटरी जीती थी कल। लेकिन अगर ऐसे बोलना हो, लेकिन अगर ऐसे बोलना हो, अरे मैंने सुना है उसके पापा की लॉटरी लगी, कब कब लगी लॉटरी? अबे कल ही तो लगी उसके पापा की लॉटरी, कल ही तो लगी उसके पापा की लॉटरी। कल ही तो पे स्ट्रेस डालना है तो आगे ले आओगे, तो फिर इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। डिड लिखो, यहाँ पे भी लिखो। हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले जाया करो, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। इसको उठा के ले जाओ। सिर्फ इस तरीके से मिली है उसे सक्सेस। क्लियर हो गया? अब ये वाले जो वर्ड है, आप इनको चाहे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कह लो, चाहे एडवर्ब ऑफ कंडीशन कह लो, किसी समय पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी तरीके से नहीं, किसी कंडीशन पर नहीं। देखना जरा, किसी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं तेरा ऑफर। आई विल एक्सेप्ट योर कंडीशन, आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर अंडर नो सर्कमस्टांस। नॉर्मली कहना तो लास्ट में लगा दो, किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। पहले लेके आना, स्ट्रेस डालोगे तो वर्ब को साथ ले जाओ। कोई ऐसा समय नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं था जब अवेयर हो प्रेसिडेंट इन सब चीजों के बारे में, तो इसको उठा के यहां पे ले जाओ। ध्यान रखना, अगर लिंकिंग वर्ब आ गई ना, जैसे बी की फॉर्म आ गई, तो डू डज मत लगा देना। अब कहीं देखो ये पास्ट है तो डू डज लगा देता हूं। डू डज एक्शन के लिए आते हैं, लिंकिंग वर्ब के केस में कोई चारा नहीं, इसी को उठ के आगे जाना पड़ेगा। ये वाले वर्ड देखना कौन से लगते हैं आपको, ये कौन से एडवर्ब लगते हैं, नजर मारना इन पे। एडवर्ब वो प्लेस है, नाम से क्लियर हो रहा है। राउंड द कॉर्नर वेंट रजत, कॉर्नर तक ही गया है रजत। अरे वो कॉर्नर तक ही गया है, राहुल रजत जो भी है। इस बार एडवर्ब वो प्लेस आ गया तो कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा। डिड विड मत लगा देना, कहीं डिड गो कर लो, डिड राहुल को, ऐसे मत कर देना। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सो रहा था या पेड़ के नीचे लेटा था वो बूढ़ा आदमी, पेड़ के नीचे लेटा था वो बूढ़ा आदमी।
ये वाले सेंटेंस सुने? अरे यार लो ये गया कोहली भी, अब तो मैच हार गया भैया। ये वाले सेंटेंस सुने? ये हेयर यहाँ पर लो ये गया कोहली, ऐसे वाला मीनिंग देने के लिए है। तो यहाँ पे लो ये गया कोहली, इन्वर्जन तो हिंदी में भी इन्वर्जन हो जाता है। आप एक बार बोल के देखो, हिंदी में इन्वर्जन हो जाता है। ये वर्ड सुने होंगे आपने, हेयर गोज कोहली, हेयर कम शालिनी, हेयर कम्स रजत। लो जी ये आ गया रजत, सुने ये, हेयर कम्स रजत, हेयर कम्स मोहित। मैं आपको बच्चे फिर बता रहा हूँ कि कितनी बुक्स उठा लो, कितनी कोर्स कर लो, सब में आएगा ये शब्द आए तो इन्वर्जन लगाओ, बात खत्म। मैं आपको मीनिंग बताने के मेरे दो कारण है, एक तो जल्दी सी पेपर में आइडेंटिफाई हो जाए, सेंटेंस देखते याद आ जाए, अच्छा अरे ये तो वो आ गया। दूसरा कारण ये भी कि कभी जिंदगी में खुद को ही सेंटेंस बोलने पड़े तो पता तो हो कि कब बोलोगे। अब मान लो तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, उसने तुम्हें पार्टी में बुला लिया है ना। अब अभी तो खैर कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, उम्र होगी तुम्हारी, लेकिन याद करो वो 7वीं 8वीं के दिन, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के दिन, तो मतलब क्या मिलेगा बर्थडे पे जाके? एक समोसा, थोड़ा केक, कोल्ड ड्रिंक, है ना। ज्यादा हुआ तो एक आधी कोई मिठाई वगैरह और होगी, इतना ही था। आज मैं तुम्हारे आगे ये रख दूं तो कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम इसकी ही इतनी एक्साइटमेंट होती थी जिसकी कोई हद नहीं है। पिछले दिन तुमने खाना नहीं खा रखा ढंग से, क्यों? शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है? तुम पहुंच गए उसके घर पे, 20-30 बालक हो तुम, उसके पापा ऐसे एक पेटी में समोसे लेके आए हैं, गर्मा गर्म समोसे, खुशबू, 2-2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, केक आ चुका है, पूरा एकदम मौसम तैयार है। लेकिन केक नहीं कटेगा अभी। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि भाई साहब ने तो शालिनी को भी बुला रखा है, और जब तक शालिनी आएगी नहीं ये केक काटेगा नहीं, नासपिटा। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, मनी मन सोच रहे हो शालिनी तेरा नास हो, समोसे ठंडे हो रहे हैं, भूखा मर रहा हूँ। पौने घंटे के इंतजार के बाद हाई हील वाली सैंडल में टिक टिक करती हुई शालिनी आ गई। तो अब तुम क्या बोलोगे? लो ये आ गई शालिनी, अब तो केक काट दे दुष्ट आदमी, हेयर कम से शालिनी, लो ये आ गई शालिनी, तब बोलने हैं सेंटेंसेस। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पर आ जाइए। अब एक चीज इसमें आपको याद करनी पड़ेगी भाई, एक ये वाली बात आपको याद करनी पड़ेगी, इसका मेरे को कोई लॉजिक अभी तक मिला नहीं है, सिर्फ ये कि बोलने सुनने में अजीब सा लगता है, और कोई लॉजिक मेरे पास इसका है नहीं। एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस पर बात वैलिड है, कहीं हर जगह लगा दो। एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तो इन्वर्जन नहीं होता। एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो इन्वर्जन नहीं होता। जैसे अगर यही होता ना, कोहली की जगह पे ही होता तो हेयर गोज ही नहीं, हेयर ही गोज। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तो अवे गोज शी नहीं, अवे शी गोज। एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर सब्जेक्ट का काम प्रोनाउन कर रहा हो तो कोई इन्वर्जन नहीं होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, इसका मेरे को कोई लॉजिक अभी तक बन नहीं पाया मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। अब इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, याद आ रहा है? उन बिल्डिंगों के उस पार लोकेटेड है मेरा सुंदर सा शहर, एडवर्ब वो प्लेस बना रहा है, वर्ब इसलिए सब्जेक्ट से पहले आई हुई है। कुछ याद आ रहा है? कल ही तो किया है। 2 मील दूर हमारे घरों से लोकेटेड है ओशो का आश्रम, 2 माइल्स अवे, ये एडवर्ब वो प्लेस बन गया, आश्रम सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगी। कर चुके हो सारी बातें तुम। सो के साथ अगर एडवर्ब मैनर लिखा हो तब भी इन्वर्जन हो जाएगा। देखो अगर ये सेंटेंस प्रेम प्यार से ऐसे लिखा होता, ही रैन सो फास्ट दैट नोबडी कुड कैच हिम, वो भागा था इतनी तेज कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। सही है। तुम एक काम करो, इतनी फास्ट को इतनी तेज को शुरू में ले जाओ, बोल के देखो सेंटेंस। इतनी तेज भागा था वो, इतनी तेज भागा था वो। अगर आपको एडवर्ब पर स्ट्रेस डालना होता है तो उसको आगे लिख लेते हैं, और एडवर्ब पर स्ट्रेस डालने के लिए आगे लिखोगे तो हिंदी में भी बोल के देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि वर्ब साथ में आएगी, इन्वर्जन लगेगा। क्लियर हो गया? इतना रूडली बिहेव किया था उसने, इतना रूडली बिहेव करती है वो कि कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता, इतना रूडली बिहेव करती है वो। ये बताना कौन सा एडवर्ब बनाएंगे, ये वाले कौन सा एडवर्ब बनाएंगे, चेक करना। सर एडवर्ब वो डिग्री बनाएंगे, इस हद तक, इस सीमा तक, ये एडवर्ब डिग्री वाले काम कर रहे हैं सर। इस एक्सटेंट तक पढ़ रखी है उसने ग्रामर की, वो तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे, इस एक्सटेंट तक पढ़ रखी है, इस सीमा तक इरिटेट कर दिया था उसने मुझे कि मुझे उसे थपेड़ना पड़ा। नॉट ओनली को एडवर्ब ऑफ नेगेशन से याद कर लो, ना सिर्फ लिखती है वो बढ़िया, बल्कि पढ़ती भी अच्छा है। नॉट ओनली डज शी रीड,
सॉरी, डज शी राइट। ये तो हुई वो वाली जगह है जहां पे एडवर्ब के शुरुआत में आने की वजह से इन्वर्जन लगता है। ठीक है, एक ये छोटू सा 5 मिनट का टॉपिक हो रहा है, 5-7 मिनट। कई बार क्या होता है, हमें ना एक सेंटेंस को रिपीट होने से बचाना होता है। इस टॉपिक को बोलते हैं एडिशन टू स्टेटमेंट। एडिशन टू स्टेटमेंट, उसमें भी इन्वर्जन लगता है। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट रिपीट होने से बचाना होता है तो उसका स्ट्रक्चर है सो प्लस में हेल्पिंग और प्लस में नया सब्जेक्ट, जिसके लिए वही बात आपको दोहरानी है। नेगेटिव स्टेटमेंट को रिपीट होने से बचाना है तो उसके लिए है नीदर नॉर, प्लस में हेल्पिंग और प्लस में सब्जेक्ट। और एक चीज आपने और नोटिस करी, अभी मैंने पोल चलाया तो 38% आया था ना। आपको ऐसा नोटिस हुआ है कि अचानक से क्लास में बच्चे बहुत कम हो गए? ये पता कौन से बच्चे हैं? ये रिकॉर्डेड गोल का एक्सेस मिल गया, रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिल गया 1699 वाले बच्चों को, है ना। और प्लस वाले तो वैसे भी रिकॉर्डेड देख ही सकते हैं, पुराने बैच। 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर के बाद बच्चे को ऐसे लगने लगता है क्या दिक्कत है यार, रिकॉर्डेड भी तो अच्छा ही है, उससे कर लूंगा, है ना, रिकॉर्डेड से कर लूंगा। फिर उसके 2 दिन बाद, अरे क्या दिक्कत है, आज ही तो लेक्चर छूटा है, 2 दिन बाद कर लूंगा। अरे क्या हो गया, एक बार 10 दिन लगातार बैठ के 2 चैप्टर निपटा दूंगा, क्या हो जाएगा। ऐसे करते 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 जो ढेर है ना, ये जो ढेर है ये बढ़ता चलेगा। समझ आ रही बात? ये इनमें से जो 38% पोल चला, ये तो वो बच्चे हैं जो रोज क्लास टाइम से लगाने आते हैं, देखने आते हैं, उनमें से 38% ने किया है। जो भगवान भरोसे बैठे हैं उनकी तो भी गिनती नहीं हो रही कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज देख लेंगे, परसों देख लेंगे, वो वाले तो भी है ही नहीं इसमें। तो बच्चे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इधर उधर भटकना मत। वैसे आपको बड़े भाई की तरह से सलाह दे रहा हूँ। ग्रामर में वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के 100-150 सवाल लगाना, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, वोकैब में 4 मेरे वोकैब के बैचेस से 4000 वर्ड करना और एक किताब पूरी करना, रीडिंग में 4 से 6 महीने रीडिंग प्लस में वोकैब की डायरी। इतना कर दो, तुम्हारे प्री में 45+ और मेंस के अंदर 115+ ना आए तो मुझे बता देना, कहो तो एफिडेविट पे साइन करके दे सकता हूँ। बस दिक्कत यही है, बच्चे टालना शुरू कर देते हैं, फिर वो दूसरे किसी की वीडियो देख ली, अरे यार ये तो ऐसा बता रहा है, वो बता रहा है, यूट्यूब पे दोबारा कोर्स कर रहा है किसी का, पेड कोर्स लिए बैठा है, यूट्यूब पे फिर दोबारा किसी का कोर्स कर रहा है, 4 चैप्टर पढ़ के याद आएगा, नहीं यार अपने वाला ही ठीक था। इस चक्कर में मत पड़ जाना। मैं रोज 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 यही बातें आपको बताता रहता हूँ, आगे आपकी देखो मर्जी है। फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं, एडिशन टू स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि हम एक बात कहते हैं, ठीक है, हम एक बात कहते हैं और सेम बात हमें किसी और के लिए कहनी है, सेम बात हमें किसी और के लिए कहनी है। पॉजिटिव बात है तो ये वाला स्ट्रक्चर, नेगेटिव बात है तो ये वाला। मैं एक एग्जांपल आपको बोल के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि मैं तुम्हें मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू मैथमेटिक्स, आई कैन टीच यू मैथमेटिक्स। और मुझे कहना है अजय भी पढ़ा सकता है, सो कैन अजय, सो कैन अजय। आई कैन टीच यू मैथमेटिक्स, सो कैन अजय, और अजय भी पढ़ा सकता है। अच्छा, नेगेटिव करना है, अगर मान लो नेगेटिव करना है, राधिका डिडंट हेल्प मी, राधिका डिडंट हेल्प मी, राधिका ने मेरी मदद नहीं करी और रोहित ने भी नहीं करी, नीदर नीदर डिड रोहित। पूरा सेंटेंस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, हेल्प हेल्प वर्ब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। सेम बात अगर आपको किसी नए सब्जेक्ट के लिए दोबारा बोलनी है, पॉजिटिव है तो सो प्लस हेल्पिंग और प्लस में सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नीदर नॉर में से कोई एक, फिर हेल्पिंग और प्लस में सब्जेक्ट। चलो जी, कर दो। ये सेंटेंसेस हैं, बना दो। ये लास्ट वाला छोड़ देना बच्चे, ये कंडीशनल चैप्टर का, यहाँ गलती से टाइप हो गया, ये लास्ट वाला छोड़ देना, कंडीशनल का है, इसको छोड़ देना। सर 1699 वालों को प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कहाँ से डाउनलोड करना है? प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बच्चे 1699 वाले हो चाहे प्लस वाले हो, ये जो ऊपर लिंक है इसमें एक फोल्डर है, यहाँ से डाउनलोड करना है। ऊपर फोल्डर है ना, इस पर क्लिक करना, इसके अंदर एक और फोल्डर, ये लिंक के अंदर एक फोल्डर मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से, वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। जितने चैप्टर की डली हुई है ठीक है, बाकियों की भी जैसे जैसे धीरे धीरे बनती रहेगी मैं इसी फोल्डर में डाल दूंगा। चाहे आपका बैच खत्म भी हो जाए ना, तो भी इस फोल्डर को देखते रहना, जो चैप्टर बचे हुए आ जाएंगे वो। कोशिश तो मैं करूंगा आपका बैच खत्म होने से पहले ही आ जाए, लेकिन अगर 5-7 दिन कोई एक आध चैप्टर लेट हो जाता है तो बाद में डल जाएगा। करो ट्राई, बस ये 4 सेंटेंस है, फिर छुट्टी हो जाएगी। बना दो चारों के।
हाँ जी, कुणाल ने सेमिनार अटेंड नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, ये लिखना है। क्या लिखोगे? नीदर या नोर में से कोई एक लगा लेना। जिस टेंस में ये उसी टेंस की हेल्पिंग और ले लो। डिड है तो इधर भी डिड आ गई, नीदर या नोर डिड आई। महेश ने काम पूरा कर दिया, यही बात रोहन के लिए लिखनी है। पॉजिटिव है तो सो, सेम टेंस रखना है, सो हैज रोहन, और रोहन ने भी कर लिया। रागिनी कभी मनाली नहीं गई, यही बात उसके हस्बैंड के लिए लिखनी है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नीदर या नॉर। प्लस में देखो इन्वर्जन है ये, इसको इन्वर्जन चैप्टर में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कायदे से इन्वर्जन लगा हुआ। देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, इसलिए यहां पढ़ा रहा हूं इसको। ये वो जगह है जहां पे एडवर्ब नहीं भी आ रही तो भी इन्वर्जन लग रहा है, ध्यान रखना। मुकेश कंपटीशन में पार्ट लेगा, सेम बात अब मेरे लिए लिखनी है, सो विल आई। ये सेंटेंस यहां पे गलत टाइप हो गया बच्चे, कंडीशनल चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है जी? चलो, उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस में मजा आ रहा होगा। जो जो आपके पेंडिंग चीजें होती हैं उनको निपटा लिया करो। जैसे अब संडे को छुट्टी आएगी उसमें निपटा लिया, थर्सडे को छुट्टी आई उसमें निपटा लिया। छोड़ो मत बच्चे, मैं नहीं चाहता, मैंने बहुत बार ये क्लास में बात बोल दी है, पक गए होगे तुम सुन सुन के। मेरा बहुत फायदा अगर आप बैच रिपीट करते हो। दोबारा फीस दोगे अन अकेडमी को, सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद दोबारा रिपीट करोगे तो फीस दोबारा दोगे। AVS10 कोड लगा के मेरे प्रोफाइल में आएगा, अच्छा इतने कोर्स बिकवा देता है ना। फीस नहीं दोगे तो फिर क्या करोगे? मेरा वॉच टाइम बढ़ाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता बच्चे, मैं नहीं चाहता कि आप इसी कुचक्कर में फंसे रहें, बार बार कोचिंग, बार बार कोचिंग। एक बार करो, अच्छे से कर लो। वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के 50 सवाल लगाना। 50 कर लिया करो प्रैक्टिस बैच से, 50 कर लिया करो जो मैं PDF देता हूँ उससे। इतना भी कर दोगे तो आपको सारी चीजें टिप्स पे रहेंगी, कोचिंग दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।